5x-4y पावर 100। हाँ फिर अब इसमें टोटल टर्म्स का क्या करना है, 101 आएगा और क्या, खत्म हो गया। अरे बाइनोमियल में जो पावर में नंबर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म आता है, खत्म हो गया। इसमें और क्या करना है तुमको, इसके साथ कुछ और अटैच है तो वो बोलो, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 101 टर्म आएगा, खत्म है कहानी। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला होता है जो भी तुम्हारा कोफिशिएंट्स यहाँ पे लगा हुआ है 5 और -4, तो 5 प्लस -4 के पावर में 100, तो 1 के पावर में 100, आंसर इज 1। हाँ हाँ हाँ, नहीं जो उसका कोफिशिएंट है उसको ऐड करके जो भी तुम्हारा इनिशियल पावर है उसको अटैच कर देते हैं, तो 5 माइनस, हाँ बस। और यही अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो, हाँ नहीं नहीं, इसके पास में एक क्वेश्चन और बन जाता है ऐसे करके, तो उसमें भी सम ऑफ द कोफिशिएंट्स अगर निकालते तो फिर वो फॉर्मूला बन जाता ए प्लस। हाँ हाँ, बस 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 यही करना, और क्या करना है। इसको एक बार पकड़ो, हाँ इसको पकड़ो जरा एक बार। आराध्य, आराध्य, तुम क्या जिम विम जा रहा हम सुने? क्या जिम, क्या पागल है क्या तुम? हाँ तो जिम में क्या दौड़ना है, पार्क में जाके दौड़ो, दौड़ना ही है तो फिर क्या क्या जिम में जाके। चलो छोड़ो गोली मारो। हाँ पूछो, और क्या डाउट है पूछो जल्दी जल्दी, क्योंकि तो पेपर तो कल हुआ नहीं तुम लोग का, रह गया, अटक गया पेपर। हाँ अभी भेजेंगे, हाँ बोलो, पूछो तुम पूछो। हाँ किस में भी? बोलो पढ़ो। अबे कहाँ से लेके आया, फिर रुक जा, इतना बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आता। अबे तुम पगला गए हो क्या? देखो एक सेकंड रुक जाओ, क्या है पहला लाइन देखो, मैं सही लिखा हूँ, A X Y Z एंड बी आर इन AP, ये हुआ पहला, ठीक है। दूसरा आराम आराम से बोलो, हमको लिखना भी है, बस सुनना नहीं है सिर्फ। हाँ बोलो नेक्स्ट। ठीक है। हम्म। A P Q। हाँ हाँ। HP। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। AB मतलब खाली प्रोडक्ट AB। ओके। ठीक है। प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है ना? चलो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे मैंने बहुत आसान भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें तुम्हारा खाली एक चीज़ दिख रहा है कि सम ऑफ द AMs तुमको दे दिया है 15, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला अपने पास में है SN इज इक्वल्स टू N/2 इंटू A+B। तो ये हो जाएगा 3/2, और ये दिया हुआ है 15, तो A+B का वैल्यू आ गया 10। A+B का वैल्यू आ गया 10। ओके, तो AP में रखना है ना इसको, तो इसको रख लेते हैं 2, इसको रख लेते हैं 8, बीच में AP बनाने के लिए ये सब आ जाएगा तुम्हारा 4 6, नहीं A+B एंड 15 आ रहा है। 3/2 इंटू A+B, नहीं 10 से बात नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 1 और 9, 1 और 9 लिया तो 3 5 7। हाँ तो पहला पार्ट का आंसर हमको मिल गया है 9। चेक करो एक बार सही है कि नहीं। हाँ आ गया। अब तुमको पहले बताओ, पहला पार्ट को समझाने का ज़रूरत है, एक बार देखो ध्यान से, क्योंकि जब हम लोग AMs पुट करते हैं दो नंबर्स A और B के बीच में, तो वो जितने भी AMs होते हैं उसका सम हमेशा इक्वल होता है N/2 इंटू A+B। मेरे क्लास नोट्स में है ये चीज़। तो तुम्हारे पास में जो सम ऑफ द AMs दिया हुआ है, 3 AMs तुम पुट किया है XYZ, उसका सम दिया हुआ है 15, तो वो SN की जगह लिख दो। और जितने AMs तुम पुट किया हो तो 3 है, तो 3/2, और A और B है फर्स्ट और लास्ट नंबर, तो मुझे यहाँ से काट कूट के A+B का वैल्यू मिल गया 10।
तो ए और बी का सम को 10 बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रखा था 2 और 8, लेकिन अगर मैं 2 और 8 को यहाँ ए और बी की जगह में रख दूंगा तो जब उनके बीच में ए पी घुसेड़ने का कोशिश किया तो वो मेरा बना नहीं, तो मैंने फटाक से उसको चेंज किया और कर दिया 1 और 9। तो 1 और 9 के बीच में मेरा 3 वैल्यूज डाल सकता हूँ मैं, 3, 5, 7, ये पूरा सीरीज मेरा ए पी बन चुका है। तो हम लोग को पूछा गया था फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट पूछा गया था, तो 1 इंटू 9 किया, 9 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, तो अब 3, 5, 7 तुम वैल्यू तो देख ही रहे हो, मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, मारो मल्टीप्लिकेशन उसका 105, ये भी सही होगा, हाँ तो ये भी आंसर आ गया तुम्हारा। एच पी के लिए अब तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एच पी जो होता है उसमें कंसेप्ट अलग हो जाता है। जैसे ए, तो इसको ऐसा कर लो 1/a, 1/p, 1/q और 1/r और 1/b, ये सारे के सारे ए पी में चले जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास में इन तीनों को, अब तुम बोलोगे कि ये मेरा ए एम हो गया, तो इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है 5/3, तो यहाँ पे लिख दो 5/3, नहीं p⁻⁻1 तो दिया ही हुआ है हम लोग को, तो मैं तो ऑलरेडी उसको 1/p कर चुका हूँ, 5/3, तो टोटल 3 है, तो 3/2 और फर्स्ट और लास्ट नंबर 1/a प्लस 1/b यहाँ पे लिख दो, तो 5/3 लिखा, 3/2 किया, अब यहाँ से आ गया a प्लस बी अपॉन a/b, और ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास में है, a प्लस बी का वैल्यू है कितना है अपना, a प्लस बी 10 है और a भी 9 है, तो इससे देख लो पहले ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं। 5/3 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 10/9, हाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये 5/3 ही आ रहा है। तो अब तुम यहाँ पे ये सोचो कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r, इसका सम मैं कितना बोल रहा हूँ, 5/3 बोल रहा हूँ, तो यहाँ से सीधा लिखो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r, ये तुम्हारा 5/3 के इक्वल आ गया। तो ऊपर क्या बनेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी अपॉन में पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 5/3। हम लोग को पी क्यू आर निकालना है, ये जगह में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पी क्यू आर अगर हम लोग को इंडिविजुअली मिल जाए ना तो काम आसान हो जाएगा। रुको अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ 1/a और 1/b तो है ना हमारे पास में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और ये 1/9। ओके, यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं, रुक जाओ। तो ये 1 और 1/9 है, और ये पूरा सीरीज़ अगर AP में है तो हम लोग के पास में a हो गया 1 और a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, ये हो गया 1/9। तो इससे क्या करो, तुम अपना d का वैल्यू निकाल लो पहले। तो 1 प्लस 5d इक्वल्स टू 1/9, 5d का वैल्यू हो गया 1/9 माइनस 1, 5d आ जाएगा तुम्हारे पास में -8 हाँ -8/45। अब इससे क्या होगा, तुमको ये सारा वैल्यू मिल जाएगा तीनों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मिल गया ना। तो एक बार जब वो मिल जाएगा तो तुम उसको सीधा इक्वेट कर देना और पी क्यू आर निकाल लेना वहाँ से। ये तो हो सकता है, यहाँ से तुम सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को। आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे मालूम है, 2016 का सेकंड पेपर का क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेक्स्ट करो। कहाँ पे पढ़ो, पूरा पढ़ो। -3, 5, ठीक है। ओके, जितना मुझे अभी समझ में आया क्वेश्चन, तुम्हारा लाइन ऐसे गया है और -3,5 से पास कर रहा है, -3,5 से, मतलब -3,5 लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एक सेकंड, तो कैसे पास कराएं, ऐसे पास करा देते हैं, चलो। -3,5 यहाँ पे है कोई पॉइंट P जो कि है -3,5, और ये जो पॉइंट है ये होगा फिर -2,0, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ ना, अरे ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं, चलो ऐसे बना लो, फिर ऐसे बना लो, चलो ठीक है। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा -3,5, इस पॉइंट को ले लो 2,0। हाँ हाँ, अब क्या बोल रहा और 3 यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। यहाँ से फुट ऑफ द पर, अरे तो निकालो ना भाई, हो तो गया कुछ।
कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा पहले, इसको सोच लो अच्छी तरह से। मैंने तो बोला कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी कर सकते हैं कि नहीं, अभी तुम लोग डिसाइड करेगा। सबसे पहला काम क्या करो, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो एपी का, ठीक है। अरे स्लोप सब मिल जाएगा, 2 पॉइंट्स तो है अपने पास में, 2 पॉइंट्स है ना। हाँ रुको रुको, हम बता देते हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो इस पर फॉर्मूला लगा लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। एपी का लाइन मिल गया तुमको। अब एपी का स्लोप भी तो तुमको पता चल रहा है यहाँ से। एपी का स्लोप अगर पता चल गया तो इसको तुम क्या बोल रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे एपी का स्लोप पता चल गया तो फिर मैं यहाँ से ये क्यूएम का स्लोप भी पता कर लूँगा। और अगर मुझे क्यूएम का स्लोप पता चल गया, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा वो, तो क्यूएम जो लाइन निकलेगा, हाँ बस, तो क्यूएम का जो इक्वेशन बनेगा 3,3 से पास करेगा, तो ऐसा बनेगा y माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, और जो भी स्लोप ऑफ क्यूएम तुम अभी निकालोगे। अब इसका इक्वेशन आ गया, और ये तुम इक्वेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है, मतलब क्यूएम और एपी का जो मीटिंग पॉइंट होगा वही तुम्हारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे तुम एक काम और कर सकता है, जिससे कि तुमको इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े। तुम्हारे पास में ऑप्शंस तो है ही, तो तुम क्या करो, पहले तो इस एपी का स्लोप देख लो, और क्यूएम का स्लोप देखते समय जो भी ऑप्शन में पॉइंट है उससे क्यूएम का स्लोप निकालो, और फिर देखो कि एपी का स्लोप और क्यूएम का स्लोप का प्रोडक्ट किस वैल्यू की वजह से -1 आ रहा है। तो जिस वैल्यू की वजह से -1 आएगा वो तुम डायरेक्ट आंसर बना लेना, फिर तुमको इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। वो फुट ऑफ डायरेक्शन कुछ अलग तरीके से, जैसे h माइनस के अपॉन ए और नीचे निकालते थे, वो नहीं वो बनाएगा क्या? क्यों करना है तुमको, वो क्यों करना है तुमको अभी? यहाँ पे तुम्हारा लाइन का इक्वेशन नहीं है ना तुम्हारे पास में, तो तुम अभी लाइन का इक्वेशन बना के तुम वो फॉर्मूला लगा सकता है। तुम उसकी जरूरत क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तुमको निकालना है। ऑप्शन में आंसर होगा फुट ऑफ द, मान लो यहाँ पे एक आंसर है 2 1, सपोज एक आंसर है, तो क्यू एम का स्लोप मिल जाएगा और एपी का तुम ऑलरेडी निकाल लोगे। तो तुमको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आना चाहिए, खत्म हो गई बात। जिस ऑप्शन से वो बन रहा होगा -1 का, वो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, और कुछ करने का जरूरत नहीं। हुआ या नहीं हुआ, समझाओ पहले। अरे क्लियर हुआ या नहीं, हो गया ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ गिव अ स्ट्रेट लाइन हम्म passing through the point A, B, cut the line to y equal to x plus 3 and x-axis perpendicular मुश्किल होगा थोड़ा ना, ऐसे ऐसे मुश्किल हो जाएगा। ये जो तुम जिस तरह से बोल रहा है ना, उससे फिगर ड्रॉ करो, फिर वहाँ से बनाओ। ये सब तुम एक ही पेपर का क्वेश्चन सब उठा रहा है, 2016 का क्वेश्चन सब है ये सब, ठीक है ना। तो या तो नहीं सर, पहले ये 2015 में आ गया। 2015 में आ गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन एकदम से फिगर आउट करने में दिक्कत हो रहा है एक्चुअली। तुम एक बार थोड़ा आराम आराम से पढ़ो पहले क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाए, बहुत टैलेंट चाहिए इसको। या तो क्वेश्चन मेरे पास में लिखा हुआ मुझे दिख जाए, या मेरे स्क्रीन में हो, तब वो ईजी हो जाता है काम, नहीं तो अभी भी सब दिक्कत करेगा। बोलो हाँ, फिर भी बोलो, एक बार ट्राई करते हैं। हम्म, बोलो गिव क्या। अ स्ट्रेट लाइन हाँ, passing through a point A32 A32 ये कैसा पॉइंट है? अच्छा, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2, यही कह रहे हो ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। cut the line to y equal to x plus 3। कौन सा लाइन कट कर रहा है 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, कौन सा लाइन? x axis perpendicular to that BA। ये स्टेटमेंट को फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है बिना सीइंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। तुम पहले ये बोला कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है एट द पॉइंट 3,2, यहाँ तक मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। उसके बाद जो तुम बोल रहे हैं ना, उसको यहाँ फिगर में दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर से मैं ट्राई करो, एक बार फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, बोलो, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा। मैं इसको ना कॉपी पेन से ही सॉल्व कर पाऊंगा, इस तरह से जो तुम डिक्टेट कर रहा है ना, वहाँ से हमको मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं, बोलो क्या बोल रहा है, फिर से बोलना एक बार। 3,2 के बाद से पढ़ो क्या बोल रहे हो। कट द लाइन, कौन सा लाइन कट द लाइन, कौन सा? एक ही लिखा हुआ है, कट द लाइन टू y इक्वल टू x प्लस 3 एंड x एक्सिस परपेंडिकुलरली एट BA। मुझे सेंड कर देना, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको करके देख पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है इस तरह से बनाना। हाँ, वो सर लैंग्वेज का वो कॉमा भी नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट। यस सर, हम्म टोटल प्रॉब्लम है सर, हम्म आपको हम्म बहुत ज़्यादा सर, आपका हम्म। इतना लिखा से कंपेयर करना सर, ये नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेकिन सामने हुआ तो बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोलो। a straight line x इक्वल टू y प्लस 2 हम्म, touches the circle टचेज द सर्कल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड।
बोलो। 4 bracket x square plus y square equal to r square। ठीक है, आर का वैल्यू पूछा, ये तो इजी है। इसमें क्या करना है, देखो देखो ध्यान से देखो, जिस लाइन को तुम सर्कल के साथ टच करा दिया मतलब वो तो टेंजेंट हो गया तुम्हारा। तो इस लाइन का इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, वो इक्वल होगा रेडियस के, और रेडियस ही तुमको मिसिंग कर दिया है वो। तो अभी सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई फोर। तो उस हिसाब से तुम्हारा जो रेडियस का वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा आर बाई टू। और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ तुम्हारा कुछ लगा हुआ नहीं है। तो तुम सीधा इस सेंटर का इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर दूरी को नाप के उसको इक्वल कर दो रेडियस के साथ, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा आर बाई टू है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ फ्रॉम अ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, ऐसे करके लिख दो, ये √2 हो गया और इसको इक्वेट कर दो आर बाई टू के साथ में, बस। उसके बाद तुम यहाँ से मॉडुलस से बाहर निकालेगा तो 2/√2 इक्वल्स टू आर बाई टू हो गया। ऊपर आ जाएगा √2 इंटू √2, मतलब एक √2 खाली बच जाएगा इक्वल्स टू आर बाई टू, आर आ जाएगा 2√2। चेक करो आंसर, या तो आर पूछा है या फिर आर स्क्वायर पूछा है, हाँ बस तो ये आंसर होगा। अगर आर स्क्वायर आर पूछा है तो 2√2 ऑप्शन चेक कर लो, सही होगा। हाँ हाँ पूछो पूछो, हो तो क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलो। हाँ ये छोड़ दो, ये रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन तुम पूछेगा, छोड़ दो, ये हम हमेशा छुड़वा देते हैं बच्चों को। तुम बोला नहीं, हम उससे पहले बता दिया तुमको क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। वो सब क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ना, वो लंबा क्वेश्चन है, वो लंबा क्वेश्चन भी है और घटिया क्वेश्चन भी है। एक बार खाली पूछा हुआ आज तक ऐसा घटिया क्वेश्चन, ठीक है, तो वो स्ट्रेट अवे कट करो। नेक्स्ट। अरे और भी है कुछ, ये नहीं है tan स्क्वायर एक्स और भी प्लस, हाँ लंबा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन तो। ऑप्शन सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ है ना, गंदा वाला। हाँ नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसके अंदर मत घुसो, अभी रुक जाओ, पहले देखने दो। tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू तुम यहाँ से कैसे निकालेगा। इसमें तुम ऐसा करो, एंगल लेट करो सबसे पहले तो। x को दो 45 और y, हाँ 45 और 0, नहीं 45 मत देना, फंस जाओगे। 45 और 0 दो, x को दो 45, जो बता रहा हूँ उसको करके देखना, आएगा कि नहीं वो तुम बताना हमको बाद में। x को दो 45, y को दो 0। इससे क्या होगा, तुम्हारा a वाला जो है वो हो जाएगा 1/√2 और b वाला जो है वो हो जाएगा 1/√2 + 1, मतलब 1 + √2/√2। अब यही जो वैल्यू तुम हमको बोला उसको यहाँ पे पुट कर लो एक बार, तो ये तुम्हारा बन गया tan स्क्वायर 45/2, ये tan स्क्वायर 45/2। tan स्क्वायर 45/2 मतलब tan 22.5 डिग्री, जिसका वैल्यू मैं क्लास में तुम लोग को डिराइव करवाया था, वो आया था √2 - 1। तो एक तरह से तुमको क्या करना है, √2 - 1 के स्क्वायर को 2 बार ऐड करना है, क्योंकि tan स्क्वायर है, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर करके इसमें इंटू 2, हाँ तो 2 + 1 3 - 2√2 का 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 - 4√2। तो ये आ गया। तुमको ये आंसर लाने के लिए ए और बी का जो वैल्यू तुम निकाला है उसको ऑप्शन में पुट कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऑप्शन 6 - 4√2 तुमको दे सकता है, हाँ तब जाके आंसर आएगा। लेंथी है ये भी क्वेश्चन, लेंथी है, फॉर्मूला से करने का मतलब नहीं है इसको। हाँ नेक्स्ट। हाँ बोलो, तुम बोलो। हम्म Then the magnitude of entire exponential of x square plus 12 upon x over n is 924 x over 6. ये मिडिल टर्म का वैल्यू है, Then n is equal. मिडिल टर्म का वैल्यू तुमको दे दिया है 924 x⁴ 6, यही ना, ठीक है।
तो मिडिल टर्म जब n इवन होता है, n इवन होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1। नहीं 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 नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब तुम n को इवन बोल रहा है तो खुलने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो तो ऑड होगा ना। तो उस केस में जो मिडिल टर्म निकालने का, एक बार याद करो, मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, याद आ जाएगा। a+b होल ये होता है ना, तो इसमें मिडिल टर्म निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स मिलेगा। तो 7 टर्म के लिए तुम्हारा जो बीच वाला टर्म होगा वो कौन सा होगा, 4th। और वो लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ा, n/2 + 1th टर्म। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करो कि तुम्हारे पाई n/2 + 1th टर्म का जो वैल्यू है वो इक्वल है 924 x⁶ के साथ। अब हम लोग जाएंगे, एक फॉर्मूला होता है TR+1 का, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया Tn/2 + 1, इसका फॉर्मूला होता है NCR, दैट इज n/2 x² के पावर में n-n/2 और 1/x के पावर में n/2। तो तुम्हारा n/2 आ रहा है, इसमें 12 आंसर होगा। देखो एक बार चेक करो, 12 होना चाहिए। हाँ देखो चेक करो, क्योंकि x की पावर 6 लाना है ना हम लोग को। हाँ 12, ठीक है ना। तो n-n/2 जो है वो तुमको n/2 देगा। अब ऑप्शन में तुमको, ऑप्शन जब चेक करोगे तो उसमें 12 ऑप्शन में होगा, तो 12 को अगर तुम यहाँ डालता है तभी तो x की पावर 6 मिलेगा ना तुमको, इसलिए n को 12 बोल रहे हैं। x की पावर 6 चाहिए ना तुमको, हाँ उसी लिए बोल रहे हैं। 12 डालोगे तभी वो चीज़ आएगा, क्योंकि x की पावर 6 चाहिए ना तुमको। ये ऊपर क्या किया, मिडिल टर्म वाला मिडिल टर्म वाला निकाल तो लिया, n है ना, n इवन है। इवन टर्म बता। हाँ तो इवन टर्म होने पे मिडिल, हाँ तो n/2 + 1th टर्म होता है ना, तो n/2 + 1th टर्म का मतलब क्या है, जैसे हम लोग को TR+1th टर्म जब निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR a की पावर n-r b की पावर r। तो तुम्हारा r जो है वो n/2 है ना, तो जब तुम इस फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे, तो ये क्या बन जाएगा, NCn/2 x² के पावर में n-n/2 और 1/x के पावर में n/2। अब वहाँ पे तुमको जो x का पावर चाहिए वो कितना चाहिए, 6 चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम n का वैल्यू, तुम यहाँ पे 12 डालेगा, ऑप्शन में से चेक कर लो, n को 12 डाल के जब तुम सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा x का पावर 6 वाला टर्म आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। इसलिए सीधा बोल दिया मैं तुमको देख के यहाँ से कि 12 होगा आंसर। हाँ उसको पूछो और क्या है। सर प्रोबेबिलिटी का पूछे या फिर अरे पूछो पूछो ना, पूछो, देखें कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा, पूछो तो सही। टू सिमिलर बॉक्स हाँ 2 सिमिलर बॉक्स, पूछो। bi i इक्वल्स टू, हाँ 1, ठीक है। ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, वो तुमको बोल रहा है तुम्हारा एक बॉक्स है B1, दूसरा बॉक्स है B2। अगर तुम बॉक्स 1 ले रहे हो तो i की जगह 1 डालोगे, तो इसके अंदर में 2 रेड है i+1 और ब्लैक हो जाएगा 5 - 1 - 3 ब्लैक। और अगर तुम सेकेंड बॉक्स ले रहे हो, मतलब B2 ले रहे हो, तो i की जगह 2 डालोगे तो यहाँ पे 3 रेड हो जाएगा और 5 - 2 3, हाँ यहाँ पे 5 - 2 - 1 2 ब्लैक हो जाएगा। नहीं 5 - 2 ब्लैक होगा। पहले तो ये बोलो, ये समझ में आया ये मैं कैसे डिसाइड किया ये क्या है क्या नहीं है, क्लियर हो गया। हाँ हाँ, i1 जब डाल रहे हो तो वो बॉक्स 1 की तरफ ले जा रहा है, और बॉक्स 1 के अंदर जब तुमको रेड और ब्लैक बॉल कैलकुलेट करना है तो वो i1 तुमको दोनों जगह डालना पड़ेगा। अब तुमने i की जगह 1 डाला तो 1 + 1 2 रेड हो गया फर्स्ट बॉक्स के अंदर में, और फिर वही i को 1 जब तुम डाल रहा है वहाँ ब्लैक के लिए 5 - 1 - 1 तो 3 ब्लैक आ गया। अब जैसे ही तुम बॉक्स 2 के लिए गया तो i की जगह 2 लेके चलोगे, अब तो इससे तुम्हारा बॉक्स 2 आ गया। अब उसमें तुम्हारा रेड बॉल जब निकालने जाओगे तो i+1 2 + 1 3 रेड हो गया, और नीचे 5 - 2 - 1 2 ब्लैक हो गया।
अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोलता है कि तुमको दो बॉल निकालना है, दो बॉल निकालना है किसी भी एक बॉक्स से, लेकिन दोनों बॉल्स जो होने चाहिए वो डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो हम लोग पहले बॉक्स वन ले लेते हैं। हाँ, तो बॉक्स वन के अंदर में 2C1 इंटू 3C1 अपॉन में 5C2, और दूसरा अगर उससे ले रहे हो तो 3C1 इंटू 2C1 अपॉन में 5C2। कर लो इसको सॉल्व, आंसर मिल जाएगा। ये नहीं आया समझ? 1/2 और उससे नहीं होगा सर? 1/2 को क्यों ला रहे हो? एक बॉक्स तो हम लोग ले लिए ना, उसने बोला बोथ बॉल्स आर डिफरेंट। 5C2 तुम्हारा टोटल बॉल्स है ना, दो बॉल निकालना है, टोटल बॉल तो 5 है ना। क्या वो एक भी तो चूज करना है, तो उसका भी तो तुम बता दो 1/2 तुम 1/2 मल्टीप्लाई वन बॉल वन बैग, एक बार इससे करके देखना आंसर आ जाएगा। 1/2 लगाने का शायद जरूरत ना पड़े। ठीक है, दो ही तो बैग है ना हमारे पास में, तो दो बैग है तो फिर ऐसे निकल जाएगा मेरे ख्याल से। देखो एक बार चेक करके सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना, इससे आंसर आ रहा है कि नहीं, फिर बोलना मुझे। तो फिर उसमें हम लोग हाफ अगर लगाना हो तो ज़रूर लगाएंगे। हाफ लगेगा सर। हाँ तो लगा लो हाफ, फिर चेक कर लेना एक बार आंसर हाफ लगा के कितना आ रहा है और ऐसे करके कितना आ रहा है। तो फिर अगर हाफ का खाली डिफरेंस है तो वो हम लोग लगा के चेक कर लेंगे ना आंसर को। नेक्स्ट। हम्म 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 एक मिनट रुक जा, अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन, हाँ बोलो। हम्म तो इजी है ये तो, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। हाँ बस वो वाला केस बन गया पी आर का, NCR P टू द पावर ऑफ R Q टू द पावर ऑफ N माइनस R। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना उसको। मतलब ये लड़का को तुम ऐसा करवाओ, 2 क्वेश्चन सॉल्व कराओ, 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाओ और 0 क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, और फिर इस पूरे को 1 से माइनस कर दो। और इसके लिए तुमको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। तो 1 माइनस, यहाँ पे पहुँच जाओ। टोटल क्वेश्चन 5 है, उसमें से 2 उसको सही करना है, तो 5C2 हाफ के पावर में 2, हाफ के पावर में 3। अब ये जो हाफ 2 बार मैंने लिखा है किसके लिए है, कि प्रोबेबिलिटी है कि वो सॉल्व कर लेगा। हाँ, तो जब हाफ उसका सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है तो नहीं सॉल्व करने का भी हाफ ही होगा। अब एक तो ये बन गया, उसके बाद 5C1 हाफ के पावर में 1, और यहाँ से हाफ के पावर में 4, और फिर सबसे लास्ट में 5C0 हाफ के पावर में 0, और फिर हाफ के पावर में 5। बस इसको सॉल्व करो और 1 से माइनस जरूर कर देना, क्योंकि तुमको एटलीस्ट 2 चाहिए। तुम जो निकाला है अभी 0 1 2 निकाला है, तो इसको जब तुम 1 से माइनस करेगा तो तुमको 3 4 5 वाला केस मिल जाएगा। ये है, ये बर्नौली स्टाइल का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट में ज़्यादा वाला होता है। इसी क्वेश्चन में अगर एटमोस्ट 2 दिया होता तो उसका मतलब यही होता 2 1 0। एटलीस्ट 2 बोला हुआ है तो हम लोग क्या किए, 2 1 0 निकाल लिए। एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ ज़्यादा केस बनाना पड़ जाता, 2 3 4 5 बनाना पड़ जाता। तो हमने क्या किया, 2 1 और 0 निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके 1 से माइनस कर देंगे, तो उससे एटलीस्ट 2 आ जाएगा। और बोलो। टू पी प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 18। हम्म हम्म ठीक है, ये चाहिए 2P प्लस Q का वैल्यू चाहिए ना। हाँ तो इसमें एक अच्छा सा काम करो, देखो सेकेंड इक्वेशन को पकड़ लो। 4P स्क्वायर प्लस 4PQ माइनस 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 लिख सकते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ। दो ऐसा नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट होगा -12 और सम होगा +4, तो वो नंबर होंगे +6 और -2। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखो प्लस 4P स्क्वायर प्लस 6PQ माइनस 2PQ माइनस 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। इन दोनों में से कॉमन ले लो 2P, तो अंदर आ जाएगा 2P प्लस 3Q। इन दोनों में से कॉमन ले लो खाली -Q, तो अंदर आ जाएगा 2P प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 36। तो दो ब्रैकेट बन गए, एक में आया 2P माइनस Q
और दूसरे में आ गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 36। अब इसमें से 2p प्लस 3q वाला पार्ट तो तुमको पता है 18 के इक्वल है, तो उसको यहाँ डाल दो। तो यहाँ से आ जाएगा 2p माइनस क्यू इक्वल टू 36 बाई 18 दैट इज 2। अब तुम्हारे पास में दो इक्वेशन आ गया, जिनको मैंने टिक मारा उसको देख लो। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है? हाँ, तो बस इसके बाद क्या करना हमको बताने का जरूरत नहीं है सर। दोनों को ऐड करोगे, वहाँ से क्यू मिल जाएगा, क्यू मिल गया किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। हाँ मिल गया ना फिर? ना 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 ना, हाँ तो वो तुम सॉल्व कर लेना। दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, पी और क्यू सॉल्व करो और जो चीज़ पूछा है वो निकाल लो यहाँ पे 2p प्लस क्यू करके आ जाएगा इसके आगे। हाँ या ना? हाँ चलो ये पूछो, एक और पूछ लो चलो। क्या है आर्ग्यूमेंट? हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, बोलो। हम्म, अरे वो अभी अभी वो छोड़ दो, वो तो इजी है। ये जो पूछ रहा है इसको पूछ लेने दो पहले। हाँ तुम बोलो क्या बोल रहे? पूछो पूछो। हम्म, बाई भी है। हम्म, हाँ, वो अंडर रूट -1 होगा। हाँ हम्म, अरे वो तो कंडीशन दिया, वो छोड़ो। आर्गुमेंट निकालना है इसका इन शॉर्ट, ये बोल रहा है थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए तुमको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब चले इसको थोड़ा सॉल्व करते रहो। -2 -4 आयोटा, नीचे 3 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज कर लो। 3 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या निकल के आएगा देखते हैं। -6 प्लस 2i -12i, और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। -4 ही आएगा, -4 आएगा। नीचे में 4, काटा कुटी करो जरा। ना ना 4 नहीं आएगा भाई, 10 आएगा। देखो यहाँ पे, हाँ तो वो गलत करवा रहे हो मेरा। -10 आई अपॉन 10, ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा। चलो अब इसके आगे बहुत आसान है। इसके आगे तुमको देखना था, यही जो तुम पूछ रहे थे अभी वही दिखा देते हैं। ए का वैल्यू है -1, बी का वैल्यू है -1, आर का आ जाएगा √2। कॉस थीटा निकालेंगे यहाँ से, ये आएगा -1/√2। साइन थीटा निकालेंगे, ये आएगा -1/√2। इसका मतलब है थीटा यहाँ पे जब कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो मैंने बोला था पहले π/4 लिखो, फिर पाई से माइनस करो और फिर माइनस लगाओ। तो इसका आंसर होना चाहिए -3π/4। तो बस चलो वो बता देते हैं। देखो ये तो समझ में आ ही गया, मैं चारों केस बता देता हूँ। पहला केस होता है कि अगर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा है। दूसरा केस होता है z इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा है। तीसरा केस होता है z इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 आयोटा। और चौथा अभी ऊपर देख लिए तुम, उसमें क्या होगा, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3। अब सबसे पहला वाला केस सबसे आसान है, क्योंकि इसमें a भी पॉजिटिव आ रहा है और b भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा 2। अब cos थीटा निकालोगे तो ये बन जाएगा 1/2, साइन थीटा निकालोगे तो ये बन जाएगा √3/2। तो दोनों एंगल सेटिस्फाई होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे थीटा जो है वो π/3। अब सेकंड केस में आओ, तो इसमें क्या हो रहा है कि a का वैल्यू है नेगेटिव में 1, b का वैल्यू है पॉजिटिव में √3, r निकालोगे तो 2 आएगा। cos थीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया -1/2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और साइन थीटा का वैल्यू हो गया √3/2। तो जब cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन वाले एंगल से π/3 पहले डिसाइड कर लेंगे, और cos नेगेटिव है तो पाई से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2π/3। अब थर्ड केस में क्या है कि इसको देख लो। अभी a का वैल्यू है +1, b का वैल्यू है नेगेटिव में √3 और r का वैल्यू है 2। तो जब तुम यहाँ से cos थीटा निकालेगा तो cos थीटा आ जाएगा 1/2 और साइन थीटा आ जाएगा -√3/2। अब यहाँ क्या हुआ है, cos पॉजिटिव हो गया है, साइन नेगेटिव हो गया है। cos पॉजिटिव होने पे सीधा लिखो पहले पॉजिटिव से π/3, और चूंकि साइन नेगेटिव है तो खाली एक माइनस का साइन लगा दो। और लास्ट वाले केस में सब कुछ करना होता है जैसा कि अभी हमने किया था पिछले केस में। a-1, b भी नेगेटिव √3, r होगा 2। cos थीटा निकालोगे तो ये बन जाएगा -1/2, साइन थीटा निकालोगे तो ये बन जाएगा -√3/2। तो जैसा मैंने बोला पहले हाफ और √3/2 को देखो, वो π/3 पे आता है। अब cos नेगेटिव है तो मैंने बोला क्या था कि पाई से माइनस करते हैं,
और साइन नेगेटिव होने पे क्या बोला था, माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2π/3। इस तरह से देखा जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक दैट वाज द फोर्थ केस, इसमें हमारा ये आ गया था -1 माइनस आयोटा। तो उसमें देख लो हम लोग क्या किए। बाकी तो ये तुमको अभी रिकॉर्ड होके मिल ही जाएगा, तो उसको एक बार और ध्यान से देख लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर में। ठीक है, चलो आज काफ़ी है इतना। ठीक है, मैं पेपर सेंड कर रहा हूँ, पेपर करो कायदे से, और 7 साढ़े 7 तक हमको भेजना, अभी भेजता हूँ पेपर। ठीक है, चलो।